आप सभी को नमस्कार। अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हमने आप सबसे वादा किया था कि एक हम नई सीरीज़ करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम क्या देखने वाले हैं, पिछले एक वर्षों को, मतलब मई से लेकर मई तक का पिछले एक वर्ष का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसको हम राज्यवार अध्ययन कराएंगे, राज्यवार आप तक पहुंचाएंगे। तो राज्यवार का मतलब है कि प्रत्येक राज्य में वर्ष भर में क्या घटनाएं हुई हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सब चीज़ों को आप सबके समक्ष लाना, आप सब तक पहुँचाना, इस हमारे नए प्रोग्राम का लक्ष्य है। तो इसी के क्रम में आज हम जो अपनी चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं, अपनी चर्चा को हम शुरुआत करते हैं अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से हम इसकी शुरुआत करेंगे और उत्तर प्रदेश में पिछले एक वर्षों में क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, उन सब के बारे में जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले यदि हम देखें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने और भारत सरकार भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए बहुत तरह की योजनाएं चला रही है। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई थी महिलाओं के संबंध में, और उन योजनाओं की बात करें तो जैसे इसमें सबसे पहले पिंक, भारत सरकार के देखें हम तो भारत सरकार ने पिंक कोच जो रेलवे है हमारा, उसके एक जोन में, उस जोन का नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में इस जोन द्वारा क्या किया गया था कि इनके अंतर्गत जितनी भी रेलगाड़ियां चलती थी उन सब में इन्होंने महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की थी, और जो कोच था उसका विशेष कलर था, उसको बोलते थे पिंक कोच। तो आपसे यदि परीक्षा में पूछा जाए किस रेलवे जोन ने सर्वप्रथम महिलाओं के लिए एक अलग कोच की व्यवस्था थी, तो वो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, और इसके द्वारा पिंक कोच का शुभारंभ किया गया था। इसी से मिलता जुलता उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि पिंक शौचालय, आप जानते हैं सार्वजनिक शौचालय होते हैं सार्वजनिक स्थानों पे, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया था, पिंक शौचालय की व्यवस्था की थी, और इसको सबसे पहली बार कहां पे प्रारंभ किया गया, तो नोएडा में इसकी शुरुआत की गई। तो नोएडा में इसकी शुरुआत पिंक शौचालय के नाम से इसकी की गई, सिर्फ महिलाओं के लिए है, और यहां पे महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की भी व्यवस्था निःशुल्क की गई थी। तो आप जान लीजिए पिंक कोच, पिंक शौचालय, और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पिंक बसों को भी चलाने के लिए आगे आई थी। लेकिन अब वर्तमान समय में बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं हो पाया इस पे, लेकिन यदि पिंक बस के बारे में पूछा जाए तो वह भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई गई। तो पिंक शौचालय, पिंक बस उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित हो गया, और हमारा जो पिंक कोच है ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है हमारा, जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया। दूसरी बात आती है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया है, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नीदरलैंड से समझौता किया था। आप सब जानते हैं नीदरलैंड एक देश है जिसको डच भी पहले हम बोलते थे, डच कंट्री, तो डच इसका उपनाम है, अगर कह लीजिए पुराना नाम है। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नीदरलैंड से समझौता किया गया। और जब बात नीदरलैंड की आ रही है तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हमने जान लिया कि इसका दूसरा नाम है डच। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और यहाँ की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसको हम बोलते हैं यूरो। और डच की बात करें तो आप जानते हैं लगभग 1605 से लेकर 1825 तक इनका एक प्रकार से साम्राज्य भारत में रहा है। इसके बारे में आप सब इतिहास में पढ़े होंगे। यहीं से एक चीज और हम जान लेते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है 2 से 3 बार, कि भारत में सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने सबसे पहले व्यवसाय प्रारंभ किया, सबसे पहले व्यापारिक संबंध किस देश द्वारा, किस देश के नागरिकों द्वारा, किस देश की कंपनियों द्वारा भारत से प्रारंभ किया गया, तो वो जो थे वो थे पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत से व्यापार करने के लिए पुर्तगाली सामने आए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं लखनऊ में, और लखनऊ में प्लास्टिक के उपयोग पर 25,000 के जुर्माने की घोषणा राज्य सरकार ने किया था। मतलब लखनऊ में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दिया गया था उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अब लखनऊ में किया गया है तो लखनऊ के बारे में भी पता होना चाहिए। आप जानते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, मुख्यमंत्री है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आपको यहाँ पे जानना है कि जो गोमती नदी है,
लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नगर हैं, महानगर हैं जो नदियों के किनारे स्थित हैं। तो आप उन सब को एक क्रमबद्ध तरीके से कहीं नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। यदि आप हमारा रेगुलर करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो सोमवार की शाम को पब्लिश होता है उसको देखते हैं तो इस तरह के बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको विभिन्न एपिसोडों में देखने को मिले होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए कि इस तरह का यदि कहीं पे कुछ मिले तो भारत के ही स्तर पर नहीं, विदेश देख लीजिए, आप वैश्विक स्तर पर देख लीजिए कि कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा जो है महानगर है जो किसी प्रमुख नदी के किनारे स्थित है, या कोई प्रमुख जो है हमारा नगर है, प्रमुख शहर है जो किसी नदी के किनारे स्थित है। तो दोनों को आपको याद रखना है, नदियों को और प्रमुख शहरों को, वैश्विक स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी एक नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। यदि हमसे चाहते हैं कि मैं तैयार करके आपको दूं तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिएगा, निश्चित रूप से मैं ही आपके लिए यह काम कर दूंगा। अब बात हो रही है लखनऊ की, तो लखनऊ के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी जेल जो है वो लखनऊ में बन रही है, निर्माणाधीन है लखनऊ में। अब जब जेलों की बात आती है तुरंत आपको पता होना चाहिए कि जेलों पर एक समिति का भी गठन किया गया था। जो जेल पे जेल सुधार समिति का गठन किया गया था उसके प्रमुख थे अमिताव राव, तो इसको बोला जाता था अमिताव राव समिति। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि अमिताव राव समिति का संबंध किससे है तो इनका संबंध है जेल सुधार से। इसके बाद बात आती है जेलों की, तो कुछ जेल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे एरावदा जेल है, पुणे में है, ऐतिहासिक महत्व है, यदि देखा जाए स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसकी चर्चा होती है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी है नैनी जेल, इसकी भी इतिहास में आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। तो नैनी जेल भी कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। एक तीसरी है राजमुंद्री जेल, राजमुंद्री जेल ये है आंध्र प्रदेश में। और चौथी तो सबसे चर्चित रहती है अक्सर तिहाड़ जेल, कहाँ पर है बताने की जरूरत नहीं है, नहीं पता है तो बताइएगा, निश्चित रूप से बताऊंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यूपी सरकार की एक योजना थी जिसके अंतर्गत क्या किया था इन्होंने, जो इनके यूपी में रहने वाले दैनिक मजदूर हैं, जो गरीबों का परिवार है, उनके लिए एक व्यवस्था की थी कि यदि वो अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो उनके बच्चे को जो है राज्य सरकार पढ़ाएगी। और गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए इन्होंने एक आवासीय विद्यालय भी बनवाया था। तो गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश है ये पहला नहीं है, ये दूसरा राज्य है। इससे पहले किसने यह कार्य करके दिखाया है, इससे पहले महाराष्ट्र ने यह कार्य करके दिखाया है। और जैसे ही बात महाराष्ट्र की आती है तुरंत आपको क्या याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र का जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम क्या रख दिया गया है, नाना शंकर शेठ रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र सरकार ने तो इसकी सहमति दे दी है, ये पास भी हो चुका है महाराष्ट्र विधानसभा से। अब ये रेल मंत्रालय के पास है, यदि रेल मंत्रालय की संस्तुति मिलती है तो निश्चित रूप से मुंबई सेंट्रल का नया नाम हो जाएगा नाना शंकर शेठ रेलवे स्टेशन। इसके बाद यदि हम विद्यालयों की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज यहीं पे और देख लेना चाहिए, क्या कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां बन रहा है, तो ये कुशीनगर में बन रहा है और कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी कुशीनगर में बन रहा है। इसके बाद आगे था राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला जो है ये गाजियाबाद में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात गाजियाबाद की आए तुरंत आपको क्या याद आना चाहिए, ऑपरेशन नकेल याद आना चाहिए। क्यों याद आना चाहिए, क्योंकि गाजियाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस थी उन्होंने ऑपरेशन नकेल चलाया था। क्यों चलाया था कि जो ऑटो रिक्शा वाले अनियमित हैं, मतलब संख्या बहुत ज्यादा है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन सब पर लगाम लगाने के लिए, उन सबको नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ऑपरेशन नकेल प्रारंभ किया था गाजियाबाद पुलिस ने, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है। इसके द्वारा क्या किया गया, टेराकोटा ग्राइंडर है, टेराकोटा ग्राइंडर को इसको कहां पे, वाराणसी में लगाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी के किस शहर में टेराकोटा ग्राइंडर लगाया गया, तो वाराणसी में लगाया गया है। दूसरी बात, इसका कार्य क्या है, टेराकोटा जो ग्राइंडर है इसका कार्य क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो जो टेराकोटा ग्राइंडर होता है ये, जैसे आप जानते हैं आम भाषा में बोले तो कुल्हड़ आप देखते होंगे ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है, बहुत कम अब देखने को मिलता है, जिसमें आप दुकानों पर चाय पीते थे। तो जब कुल्हड़ को यूज करने के बाद हम फेंक देते थे तो
इसका क्या मतलब है टेराकोटा ग्राइंडर में कि इस तरह के मिट्टी का कोई भी बर्तन जिसका हम प्रयोग कर फेंक देते हैं या टूट गया है किसी कारणवश, उसको हम टेराकोटा ग्राइंडर से उसका पाउडर निकाल सकते हैं। तो जब पाउडर निकल जाएगा तो निश्चित रूप से पुनः हम उस पाउडर से कुछ नया शेप बना सकते हैं। तो इसके लिए था टेराकोटा ग्राइंडर। और कहाँ पे स्थापित किया है? वाराणसी में। और जैसे ही बात वाराणसी की आए, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि वाराणसी से पहली बार सब्जियों का निर्यात दुबई को जल मार्ग से किया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आपको हमारा ये जो हमारी मुहिम चल रही है, प्रत्येक राज्य को हम लेके चलेंगे, एक वर्षों के करंट अफेयर्स को लेके चलेंगे। यदि अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और इसके अलावा क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की जो भी क्लास हो, लाइव क्लास हो, जिसमें हम आपके प्रश्नों को भी ले सकें। तो एक बेहतर माध्यम हो सकता है पढ़ने का और सीखने का। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने में सहयोग दें। निश्चित रूप से आप तक 100% चीजें पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अब बात आती है पर्यटन परियोजनाओं के लिए क्या किया है यूपी ने? वर्ल्ड बैंक से समझौता किया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से समझौता किया है। और जैसे ही बात विश्व बैंक की आती है, कुछ नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन कौन प्रमुख है ये आपको पता होना चाहिए। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके प्रमुख हैं डेविड मलपास, ये आपको पता होना चाहिए, ये नाम आपको पता होना चाहिए। जो भी वैश्विक संस्थाओं के जो भी प्रमुख हैं, जो भी चेयरपर्सन हैं, या राष्ट्र स्तर पर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिसके चेयरपर्सन आपको पता होना चाहिए। उदाहरण के रूप में आपको नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है वो पता होना चाहिए, जैसे सीईओ कौन है ये पता होना चाहिए, उपाध्यक्ष कौन है वो पता होना चाहिए, इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, इसके प्रमुख कौन है वो पता होना चाहिए, रेल मंत्रालय जो है हमारे उसके प्रमुख कौन है। तो इस तरह के जो संस्थान हमारे देश में ही चर्चा में रहते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आगे है सी प्लान। सी प्लान क्या है? सी प्लान है, यूपी पुलिस ने चलाया था। सी प्लान ऐप यूपी पुलिस ने बनाया था। इसमें क्या करते हैं ये लोग कि अपराधियों के डाटा का संकलन करते हैं, जिससे अपराधियों को डाटा को कोई भी, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में कोई भी कहीं से भी देख सकता। मतलब कोई भी का मतलब है कि प्रशासनिक अधिकारी कहीं से भी देख सकते हैं। तो सी प्लान का संबंध था अपराधियों के डाटा संकलन से। इसके बाद आती है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इसके बारे में मैंने टू द पॉइंट में भी बात किया है और अपने करंट अफेयर्स में भी बात की है। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमें सीमित चर्चा करनी है, तो जैसे इस समय क्या कर रहा हूं मैं कि आपको सीधा सीधा बताते चल रहा हूं, ज्यादातर चीजों को लिंक नहीं कर रहा हूं। लिंक इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम जो करंट अफेयर्स पढ़ते आए हैं साप्ताहिक, उसमें चीजों को लिंक कर आप तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे लिंकेज का समस्या है क्योंकि यहाँ पे समय की अनुपलब्धता है। तो उस हिसाब से हम चीजों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये तो एक रिवीजन सीरीज है। यदि आप हमसे जुड़े हैं जब से मैं इस संस्थान में आया हूं, तो निश्चित रूप से इसमें से आधे से ज्यादा आपको पता होगा, आपने तैयार किया होगा। चलिए, ये जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसके तहत प्रयागराज में प्रधानमंत्री द्वारा वृद्धजनों को सहायक उपकरण बांटे गए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को सहायक उपकरण बांटे? तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है स्वावलंबन एक्सप्रेस। स्वावलंबन एक्सप्रेस अक्सर चर्चा में रहती है। तो स्वावलंबन एक्सप्रेस जो है ये लखनऊ से वाराणसी के बीच चलाई जाए। लखनऊ से वाराणसी का मतलब है कि ये लखनऊ से चलेगी और पूरे भारत के जो प्रमुख महानगर हैं, जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, वहां से गुजरती हुई इसकी यात्रा वाराणसी पे समाप्त होगी। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसको चला कौन रहा है? तो इसको चला रहा है सिडबी, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लखनऊ में है और मोहम्मद मुस्तफा इसके प्रमुख हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो स्वावलंबन एक्सप्रेस आपको भूलना नहीं है, ये याद होना चाहिए कहां से कहां तक चलेगी, किसके द्वारा चलाया गया। इसके बाद बात आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल बनाए जा रहे हैं, 3 जगहों पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक था हमारा यूपी से। कौन सा? कानपुर। दूसरा कौन सा है? अहमदाबाद। तीसरा है मुंबई। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण का पहला संयंत्र उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थापित किया गया। प्लास्टिक से हम डीजल बना रहे हैं और इसका संयंत्र मथुरा में स्थापित किया गया है। अब मथुरा में स्थापित किया गया है, मथुरा का नाम सुनते ही आपको कुछ चीजें आपको याद आनी चाहिए। जैसे
क्या याद आना चाहिए? मथुरा का नाम सुनते ही कि आप जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने नवंबर या दिसंबर माह 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और जो राष्ट्रीय पशु रोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत मथुरा से ही की गई थी। और यहाँ पे 2 रोग जो पशुओं में होते हैं, एक होता है ब्रुसेलोसिस, दूसरा था फुट एंड माउथ डिजीज। इन दोनों के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था और इनके उन्मूलन का लक्ष्य जो है वर्ष 2030 रखा गया था। लेकिन उससे पहले भी एक तिथि दी गई थी कि इस तिथि तक हम इसको 100% कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वर्ष 2030 तक पूरी तरह से भारत से ये दोनों रोग जो है गायब हो जाएंगे। एक प्रकार से भारत इन 2 रोगों से मुक्त हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी चर्चा हमने सोमवार के करंट अफेयर्स में भी की है, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके आगे चौखंडी स्तूप है उत्तर प्रदेश में, और चौखंडी स्तूप को भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 बैंक चलते हैं। कौन से? काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो इन दोनों का जो काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक है और जो पूर्वांचल बैंक है, इन दोनों का मर्ज किया जा रहा है। किसमें? बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में मर्ज किया जा रहा है। और तीनों को जब एक हो जाएंगे तो इनके मिलने के बाद जो इनका हेडक्वार्टर होगा वो गोरखपुर में होगा। और जैसे ही बात गोरखपुर की आती है, 2 चीज आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए। क्या? कि गोरखपुर और पानीपत में कुछ समानता है। क्या समानता है? कि गोरखपुर और पानीपत में दोनों में 2G एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो याद रखिएगा कि 2G एथेनॉल फैक्ट्री भारत में गोरखपुर और पानीपत में स्थापित की गई है। इसके बाद एक संगठन, इसका संस्था है, नाम है एपीडा, APEDA। फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने क्या किया है कि कृषि निर्यात हब के रूप में यूपी के 4 जिलों को विकसित करने का, मतलब यूपी के 4 जिले हैं जिसको एपीडा लेकर कृषि निर्यात हब के रूप में विकसित कर रहा है। कौन कौन से जिले हैं? गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर। तो संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली और गाजीपुर, ये 4 जिले आपको पता होने चाहिए कि इनको एपीडा क्या कर रहा है, 4 जिलों को मिलाकर एक हब के रूप में, कृषि निर्यात हब के रूप में विकसित कर रहा है। अगला है हमारा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के रीजनल सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। आप कॉमनवेल्थ के बारे में परिचित होंगे, तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो भारतीय रीजन का सम्मेलन था, हाल ही में लखनऊ में आयोजित किया गया था। हाल ही का मतलब लॉकडाउन के पहले, ठीक है। और जब बात आती है कॉमनवेल्थ की, तो आपको तुरंत एक चीज याद होना चाहिए कि क्या कॉमनवेल्थ को मालदीव ने छोड़ दिया था, लेकिन पुनः मालदीव ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण की है। तो कॉमनवेल्थ को हालिया ज्वाइन करने वाला जो देश है वो है मालदीव। और मालदीव की बात आती है तो तुरंत यहाँ की राजधानी क्या है? माले। यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। और मालदीव के लिए सबसे पहला जो हमारा समुद्र सेतु मिशन जो हमने चलाया था भारतीयों को वापस निकालने के लिए, उसके अतिरिक्त उसके अंतर्गत हमने 2 जहाज चलाए थे। एक का नाम था INS जलाश्व और एक का नाम था INS मगर। तो सबसे पहले समुद्र सेतु के अंतर्गत जिन देशों में हमने भेजा था यात्रियों को निकालने के लिए, वो देश हमारा था मालदीव। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सड़क परिवहन संगठन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी मुहिम प्रारंभ किया था। यह आपको पता होना चाहिए कि दामिनी मुहिम की शुरुआत सड़क परिवहन संगठन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया था। इसके आगे यहाँ के 2 गांव हैं, एक का नाम है बहादुरपुर, दूसरे का नाम है खीरी बीरन। तो बहादुरपुर और खीरी बीरन ये भारत का पहला मॉडल स्पोर्ट गांव होगा। कहां से संदर्भित है? उत्तर प्रदेश से। तो याद क्या रखना है कि बहादुरपुर और खीरी बीरन भारत का पहला मॉडल स्पोर्ट गांव होगा। अब मॉडल स्पोर्ट गांव होगा तो ठीक है, विकसित कौन कर रहा है, किस योजना के तहत विकसित हो रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो ये विकसित हो रहे हैं आदर्श खेल ग्राम योजना के तहत। आदर्श खेल ग्राम योजना के तहत इनको विकसित किया जा रहा है। और NGO स्पोर्ट ए वे ऑफ लाइफ एंड IMT गाजियाबाद, ये दोनों मिलकर इसको विकसित करेंगे। कौन कौन से? NGO स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ एंड IMT गाजियाबाद, ये दोनों मिलकर इसको विकसित करेंगे।
आगे बढ़ते हैं तो यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ किया था। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये है क्या योजना, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस योजना के तहत था कि यदि कोई किसान है, किसी कारणवश उसकी खेतों में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार देगी। दूसरी बात थी कि यदि अपंग होता है तो अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश राज्य सरकार देगी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। अब मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना क्या है? इसके अंतर्गत है कि प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना क्या है कि संवर्धन योजना, प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटन स्थल का निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में एक करंट अफेयर्स है। क्या कि उत्तर प्रदेश पुलिस को दंगाइयों से निपटने की ट्रेनिंग देने के लिए यूपी सरकार ने क्या किया है? IIM इंदौर से समझौता किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को दंगाइयों से निपटने में सहायता देने के लिए या ट्रेनिंग के लिए किससे समझौता किया गया? IIM इंदौर। अगली बात आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानवरों के लिए पहली बार युद्ध स्मारक बना है, और जानवरों के लिए जो पहला युद्ध स्मारक बना है वो मेरठ में बना है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और वाराणसी में ही प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची पंचलौह प्रतिमा का अनावरण किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी दिन ये गए थे जगत गुरु विश्व आराध्य गुरुकुल, और जो ये गुरुकुल है जगत गुरु विश्व आराध्य गुरुकुल, इसके 100वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था वाराणसी में ही। और जो ये जगत गुरु विश्व आराध्य देव हैं, ये शैव संप्रदाय से संबंधित हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगली बात माइक्रोसॉफ्ट के बारे में है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? भारत के तीसरे विकास केंद्र के रूप में नोएडा को विकसित करने का फैसला लिया। पहला कौन था? बेंगलुरु। दूसरा कौन था? हैदराबाद। तीसरा कौन है? नोएडा। याद रखिएगा, भारत विकास केंद्र के रूप में नोएडा को विकसित किया जाएगा और ये तीसरा होगा। इससे पहले बेंगलुरु और हैदराबाद विकसित हो चुके हैं। और जब बात आती है नोएडा की, तुरंत आपको क्या देखना है कि नोएडा भारत का एकमात्र ऐसा शहर है या भारत का पहला शहर है जिसने 100% वाटर को रिसाइकिल करने की शुरुआत कर दी है। इससे पहले कितना होता था? इससे पहले नागपुर शहर है हमारा, नागपुर शहर में 90% जो वाटर होता था उसी को रिसाइकिल किया जाता था, लेकिन नोएडा जो बना है हमारा, यहाँ पे 100% वाटर को रिसाइकिल किया जा रहा है। और मथुरा की बात हमने किया था, तो मथुरा से संबंधित जो हमने अभी बताया पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत मथुरा से हुई थी। तो मथुरा में भारत का एकमात्र हाथियों का जो अस्पताल है वो है मथुरा में, और उस हाथियों के अस्पताल में एक बीमारी होती है जिसको आप बोल सकते हैं घुटने से संबंधित रोग, तो हाथियों में भी ये पाया जाता है। तो इसके उपचार के लिए हाइड्रोथेरेपी जो तकनीक है उसका शुभारंभ चुरमुरा नामक स्थान पर किया गया था। तो हाथियों का जो अस्पताल है मथुरा में है, और मथुरा में ही चुरमुरा पड़ता है, वहाँ पे हाइड्रोथेरेपी की व्यवस्था हाथियों के लिए की गई है। आगे बढ़ते हैं तो क्लास निकोय राइफल के बारे में सबने सुना होगा। क्लास निकोय कहाँ का है? रसिया के है। तो भारत और रूस दोनों मिलकर अमेठी में क्लास निकोय राइफल की फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। यहाँ पे संयुक्त उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त आप यूपी के बारे में, राजकीय वृक्ष यहाँ का है अशोक, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय पशु है बारहसिंघा, और राज चिन्ह है मछली तीर कमान। ये आपको तो पता ही होना चाहिए क्योंकि यदि आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है। दस्तक अभियान भी चलाया था जापानी बुखार से निपटने के लिए। इसके अतिरिक्त क्या देखना है आपको कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की 404 सीटें हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त दो चीज़ें और आप देख लीजिए कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल की स्थापना वाराणसी में की जाएगी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ये कहाँ पे है, गाजियाबाद में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब बात यूनानी की आती है किसी भी मेडिसिन की, तुरंत आपको आयुष याद होना चाहिए। और आयुष का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, जिसमें अलग अलग जो नाम है इनका ओरिजिन क्षेत्र अलग अलग है। जैसे आयुर्वेदा और योगा एंड नेचुरोपैथी इनका ओरिजिन भारत माना जाता है। फिर बात आती है यूनानी मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन यूनान ग्रीस की मानी जाती है। फिर बात आती है सिद्धा, सिद्धा को बोलते हैं तमिलनाडु की पारंपरिक औषधि, पारंपरिक मेडिसिन। होम्योपैथिक बोलते हैं जर्मनी की मेडिसिन है। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक दिन डिटेल में बताया है कि इसके संस्थापक कौन थे, किन्होंने इसकी खोज किया है। एक और मेडिसिन है सोवा रिगपा। तो सोवा रिगपा भी हाल ही में एक परीक्षा में पूछी गई थी। जो सोवा रिगपा मेडिसिन है ये है लद्दाख की, मतलब तिब्बत की बोलते हैं, तिब्बतन हिमालय की मेडिसिन बोलते हैं सोवा रिगपा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूपी के लिए जो महत्वपूर्ण था, जो मेरी नज़रों में था, जो मेरे नोट्स में था, पिछले 1 वर्षों के करंट अफेयर्स जो यूपी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं, उनकी मैंने आप सबसे चर्चा किया है। यदि मेरे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं है इसमें, पिछले 1 वर्ष से लगातार मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से आप सब के लिए तैयार किया था, तो छूटा तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। यदि कुछ छूटा होगा तो आपकी कोई भी आगामी परीक्षा होगी उससे पहले मैं एक बार फिर से कुछ छूटा होगा उसका और इन सब का रिवीजन करा दूंगा। तो जो हमारी ये सीरीज है ये चलेगी, भारत के सभी राज्यों के लिए है। तो सभी राज्यों से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स मेरे पास होंगे उन सब की मैं चर्चा करूँगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, आप सबसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए राज्य को लेकर। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।